हॉस्पिटल में रागिनी के होश में आने के बाद मयंक उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। मयंक को अपने करीब देखकर रागिनी दूसरी ओर मुंह करके रोने लगी। मयंक ने रागिनी से पूछा, सब क्या है रागिनी? अभी डॉक्टर्स ने जो कुछ मुझे बताया, अगर डॉक्टर के अलावा कोई और कहता, मैं कभी भरोसा नहीं करता। उसकी बात सुनकर भी रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मयंक जिस ओर उसका चेहरा था उस ओर जाकर उससे बोला, रागिनी मुझे सच्चाई जाननी है। रागिनी ने दोबारा अपना मुंह घुमाकर कहा, मैं अब ठीक हूं, तुम यहां से जा सकते हो। मैं अब अपना ख्याल खुद रख लूंगी। मयंक गुस्से में रागिनी की ओर देखने लगा। मुंह छुपाने से बात खत्म नहीं हो जाती रागिनी। जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। कौन है इस बच्चे का पिता? उसका यहां होना जरूरी है। तुम्हारी प्रेगनेंसी में कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर के लिए उसका मशवरा जरूरी है। वो इस बच्चे के पिता से बात करना चाहते हैं। अंकल आंटी को पता है? उसकी बातें सुनकर रागिनी गुस्से में बोली, एक बार कह दिया ना तुम यहां से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या बताऊं तुम्हें मैं? इस बच्चे के पिता ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया है। कोई भी माँ बाप चाहे कितनी भी मॉडर्न सोसाइटी के हों, क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बेटी बिन ब्याही माँ बन रही है? अब मैं ही इस बच्चे की माँ भी हूं और मैं ही इस बच्चे की पिता भी। तभी डॉक्टर आए और मयंक से पूछा, क्या आपने इनके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया है? हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, हमें डिसीजन तुरंत लेना होगा। उसने जवाब दिया, सर मैं कुछ देर में आकर आपको आपके केबिन में मिलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद रागिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर मयंक उसे समझाने लगा, रागिनी जब इस बच्चे के पिता ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया है तो तुम्हें भी इस बच्चे का मोह छोड़ना होगा। वैसे भी तुम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की फिजिकल कंडीशन में नहीं हो। डॉक्टर ने कहा है या तो अबॉर्शन या फिर एक ऑपरेशन करना होगा। अबॉर्शन कराना ही तुम्हारे लिए सही डिसीजन होगा। तुम अबॉर्शन के लिए पेपर्स पर साइन कर दो। रागिनी गुस्से में बोली, तुम एक माँ से उसके बच्चे को मारने का कह रहे हो जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है? क्या हुआ जो उसके पिता ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया? इसकी माँ इस लायक है कि वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल बखूबी रख सकती है। अबॉर्शन मैं किसी भी कीमत पर नहीं करवाऊंगी, चाहे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना मेरे लिए कितना भी रिस्की क्यों ना हो। कहकर रागिनी उठकर डॉक्टर के पास जाने लगी। मयंक ने उसे अपने हाथ का सहारा देकर दोबारा पलंग पर बिठाया और उसे कहा, रागिनी तुम बहुत बड़ा डिसीजन ले रही हो, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रागिनी ने जवाब दिया, जब बिना सोचे समझे जो निर्णय लिए थे उसका नतीजा आज मेरे सामने है। अब मैंने जो निर्णय लिया है वो काफी सोच समझकर और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। मयंक उसे समझाते हुए अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, रागिनी अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। चाहे रिश्ते में ऐसा ना हो कि तुम किसी और के साथ कभी किसी रिश्ते में बंध ही ना पाओ। उसकी बात सुनकर रागिनी मुस्कुराने लगी। मेरा अब सब चीजों से विश्वास उठ चुका है। मुझे किसी रिश्ते में अब नहीं बंधना है। इन्हीं रिश्तों की कश्मकश से भागकर लंदन वापस आई थी। तुम डॉक्टर से कह दो कि मैं ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ और परेशानी से क्यों न गुजरना पड़े। मयंक ने डॉक्टर के केबिन में जाकर उन्हें रागिनी का प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने का फैसला बताया। डॉक्टर मयंक से बोले, रागिनी चाहे जो भी डिसीजन ले मगर हमें हर हाल में सिग्नेचर दोनों की ही चाहिए। मयंक ने डॉक्टर को बताया, रागिनी एक सिंगल मदर है, बच्चे के पिता उसके साथ नहीं रहते। अगर जरूरी है तो बच्चे के गार्जियन के तौर पर मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूँ। मयंक की बात सुनकर डॉक्टर ने उसे साइन करने के लिए पेपर्स दे दिए। मयंक ने रागिनी और उस अजन्मे बच्चे के प्रति सहानुभूति दिखाकर गार्जियन की जगह पिता की जगह पर साइन कर दिया और पेपर्स रागिनी की ओर साइन करने के लिए बढ़ा दिया। रागिनी ने पेपर में मयंक के सिग्नेचर देखकर उससे कहा, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। तुमने पिता की जगह सिग्नेचर क्यों किए? मयंक बोला, ये सिंपैथी नहीं, एक दोस्त होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। तुम्हें और इस बच्चे को सवालों के घेरे में लाने से बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। तुमने अभी तो सवालों के घेरे में लाने से बचा दिया मयंक, मगर भविष्य में जो इसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ने से सवाल उठेंगे उसका क्या? लावण्या को क्या जवाब दोगे? रागिनी गुस्से में उससे पूछने लगी। मयंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरी लावण्या मुझ पर इतना तो भरोसा करती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसका हूं। मयंक के जाने से उदास लावण्या अपने कमरे में लेटी थी।
फिर अचानक उठकर उसने ठकुरानी सा को हिम्मत के हालचाल जानने के लिए कॉल किया। ठकुरानी सा का फोन किचन में रखा था और वो पूजा करने पूजा घर में गई थी। फोन की रिंग सुनकर कजरी ने फोन उठाया और लावण्या को कहा, अभी ठकुरानी सा पूजन में है, जैसे ही पूजा के कमरे से आएंगी मैं तुमसे बात करने का बोल दूंगी। कहकर उसने फोन रख दिया। लावण्या को कजरी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। उसने दोबारा फोन लगाया। कजरी ने रूखे मन से उठाकर हेलो बोला। उसके हेलो करने के स्टाइल से लावण्या खफा होकर बोली, ये क्या तरीका है कजरी बात करने का? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुमने पहले ही फोन रख दिया और अब इस तरह से जवाब दे रही हो। कजरी ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ मैं भूल गई थी, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ और तुम इस घर की मालकिन। इस तरह से मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, माफ कर दो मुझे। लावण्या झल्लाते हुए बोली, क्या हुआ, मासा ने तुझे डांट दिया क्या, जो इतनी तीखी मिर्ची की तरह बातें कर रही है? हाँ, हमें तो गुस्सा होने का भी हक नहीं है, सारे हक तो तुम्हारे पास है। तुम जब चाहो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, जब चाहे प्यार का इजहार कर दो और जब चाहो तब धुतकार कर अपने घर से बाहर कर दो। कजरी की बातों से साफ झलक रहा था कि वो गुस्से में है। उसकी बात सुनकर लावण्या उसे समझाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम मुझसे क्यों नाराज है। मैंने हिम्मत से माफी मांगने के लिए ही उसे कॉल किया था, मगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तभी मैंने मासा के फोन पर फोन लगाया। हम कल की बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। नानी जी, जिन्हें हिम्मत को लेकर गलतफहमी हुई थी, उन्होंने भी सबसे माफी मांगी है। एक बार बस हिम्मत माफ कर दे तो मेरे दिल से बोझ हल्का हो जाए। लावण्या की बात सुनकर कजरी का गुस्सा थोड़ा कम जरूर हुआ, मगर उसने लावण्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। लावण्या ने पूछा, क्या तुम्हारी तरह हिम्मत भी हमसे गुस्सा है? उससे हमारी दोस्ती की परख है। उसे पता है चाहे जो हो जाए हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। थोड़े से रूठे हुए स्वर में कजरी ने कहा, हाँ, हिम्मत तो हमेशा तुम्हारा साथ देगा ही। आखिर उसके लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त तुम हो। वो तो हमेशा अपनी दोस्ती निभाता है, मगर कल तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई। आखिर कसूर क्या है भाई साहब का, जो उन्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है? पहले अपने प्यार से दूर और अब लोगों के सामने बेइज्जती। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? लावण्या उसकी बात को काटते हुए बोली, क्या कहा तुमने? प्यार किससे करता है हिम्मत? मैं तो कभी उस लड़की से मिली भी नहीं। कहता है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मगर मुझसे ये बात छिपाता है। मोहिनी ने भी मुझे उसके प्यार के बारे में बताया था, मगर मुझे लगा शायद मोहिनी को टालने के लिए हिम्मत ने कोई कहानी बनाई है। मगर आज मुझे सच्चाई जाननी है। कजरी को अचानक हिम्मत की कही बात याद आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, लावण्या को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। उसने बात को घुमा दिया, हम तो ऐसे ही गुस्से में बोल रहे थे। मेरा गुस्सा तो तू जानती है, पल में आता है पल में चला जाता है। अच्छा बता, कैसी है तू? हिम्मत बता रहा था कि मयंक जी आए हुए हैं। उसकी बात सुनकर लावण्या बोली, करो कजरी, सच्चाई क्या है मुझे बताओ, मुझे जानना है। कजरी थोड़ा हकलाते हुए बोली, सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुमसे हिम्मत भाई साहब के जीवन की कौन सी बात छिपी है? तुम उनको हमसे बेहतर जानती हो लावण्या। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता था कि हिम्मत को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसने तो अपने जीवन का इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया है, और तू उस राज के बारे में जानती है। आज मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी है। अब तो सीधे मुझे बताएगी या मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा? लावण्या ने गुस्से में कजरी से पूछा। उसकी बातें सुनकर कजरी आंखों में आंसू लाकर बोली, लावण्या, कुछ बातें जब तक ना पता हो तब तक ही ठीक है, वरना बाद में जीवन में भूचाल ला देती है। मैं नहीं चाहती कि जो भाई से और तुम्हारा दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम्हें उसी दोस्ती का वास्ता, आज के बाद तुम हिम्मत के प्यार का जिक्र अपने लफ्जों पर कभी नहीं लाओगे। कहकर कजरी ने फोन रख दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैं हूं आज मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी में कुछ और आगे। लावण्या को ऑफिस ज्वाइन किए अभी कुछ ही समय हुआ था, मगर उसकी काबिलियत के चर्चे बिजनेस वर्ल्ड में होने लगे थे। बिजनेस के माहिर खिलाड़ी सिंह इंडस्ट्री के सीईओ को शीशे में उतारना कोई हंसी का खेल नहीं था। उनसे बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना लावण्या की एक बड़ी उपलब्धि थी। बिजनेस के कई पुराने खिलाड़ी भी अभी तक इसमें नाकाम थे। सभी तरफ अवतार इंडस्ट्री के चर्चे होने लगे। एक तो स्वराज इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा सिंह इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस मैगजीन में
लावण्या का फोटो उभरती हुई बिजनेस वुमन के रूप में छपा था। उसकी फोटो मैगजीन देखकर रतनपुर में बड़े ठाकुर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने ठकुरानी सा से कहा, देखो कितनी चंचल और अल्हड़ सी लड़की थी लावण्या, आज परिवार का नाम रोशन कर रही है। एक बिजनेस मीटिंग में तो सभी ने सुधीर जी से अवतार इंडस्ट्री के होनहार वारिसों की तारीफ की थी। सुधीर जी अपनी कंपनी की प्रोग्रेस देखकर काफी खुश थे। एक दिन ऑफिस में लावण्या उन्हें किसी टेंडर की फाइल दिखाने के लिए गई। लावण्या सुधीर जी के केबिन के बाहर खड़े होकर अंदर आने की परमिशन मांगने लगी। सुधीर जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें हमारे केबिन में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। अब बोलो क्या बात है। लावण्या ने उन्हें फाइल दिखाते हुए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ हुई उसकी चर्चा की डिटेल बताकर उनसे पूछा, बाबा साहब टेंडर की भरी रकम ठीक है या नहीं? अगर आप कहें तो हम टेंडर की रकम कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुधीर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा अब ये छोटे छोटे डिसीजंस के लिए आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप जो भी डिसीजन लेंगे कंपनी के हित में होगा। मगर फिर भी बाबा साहब एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, फिर आप ये फाइल कपूर सर को दे दीजिएगा। कहते हुए लावण्या ने फाइल सुधीर जी की ओर बढ़ा दी। सुधीर मुस्कुराकर बोले, ठीक है तुम ये फाइल यहाँ रख दो, हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। अच्छा हम तुम्हें अभी बुलाने ही वाले थे, स्वराज का फोन आया था हमारे पास। किसी डील के सिलसिले में उसके पास किसी कंपनी का काम है जो वो हमारी कंपनी के थ्रू करवाना चाहता है। अब हमें ये क्रॉस डील समझ में नहीं आती। हमने उससे कहा कि एक बार आकर मीटिंग करके सारी बातें समझा दे। वो अभी आता ही होगा, उसके साथ मीटिंग करके सारी बातें समझ लेते हैं, फिर तुम और मयंक मिलकर डिसीजन ले लेना कि ये प्रोजेक्ट हमें करना है या फिर नहीं। तभी कपूर सर ने आकर बताया, मीटिंग रूम में स्वराज सर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सुधीर जी उठकर मीटिंग में जाने लगे। लावण्या ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मना कर दिया। फिर लावण्या कपूर सर की ओर देखते हुए बोली, आप ऐसा कीजिए मीटिंग रूम के बजाय यहीं केबिन में हम मीटिंग करेंगे, आप उन्हें लेकर यहीं आ जाइए। कपूर सर स्वराज को बुलाकर सुधीर जी के केबिन में ही ले आए। स्वराज ने लावण्या पर इंप्रेशन जमाने के लिए आते ही पहले सुधीर जी के पैर छूने के लिए झुका। उसे इस तरह से पैर छूते देखकर सुधीर जी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। अरे बस बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोले, आओ बैठो यहाँ पर। चेयर पर बैठने के बाद स्वराज लावण्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उससे उसके हालचाल पूछने लगा। लावण्या ने भी उसकी बात का मुस्कुरा कर जवाब दिया। लावण्या ने उससे पूछा, बाबा सा कुछ डील की बात कर रहे थे, बताओ क्या है। स्वराज ने अपनी बात करना शुरू किया। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी लंदन वाली फैक्ट्री हमने आप लोगों को दे दी है और हमारी उदयपुर वाली फैक्ट्री वर्कर्स की स्ट्राइक के कारण बंद है। हमें कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पूरे करके देने हैं और उनकी डेडलाइन नजदीक है। अगर हम अकेले जयपुर की फैक्ट्री के भरोसे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि आप लोगों के पास अभी स्टिंग इंडस्ट्री के अलावा एक दो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपकी फैक्ट्री सिर्फ दिन में ही काम करती है, रात में बंद रहती है। तो हम हमारा काम आपकी फैक्ट्री में करवाना चाहते हैं। इससे आपके मजदूरों को डबल इनकम होगी और आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। लावण्या ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बात तो आपकी सही है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, मगर रात और दिन काम करने से मजदूरों की कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि आपके काम के कारण हमारे काम की प्रोग्रेस पर कोई फर्क पड़े। हम हमारे वर्कर से बात करके आपको इत्तला कर देंगे। लावण्या का इस तरह से साफ मना कर देना स्वराज को बुरा लगा। सुधीर जी भी लावण्या के इस तरह से साफ मना कर देने से परेशान हो गए। स्वराज के जाने के बाद सुधीर जी ने लावण्या से पूछा, तुमने इस तरह से साफ क्यों मना कर दिया? कोई बहाना बनाकर मना कर दी? वैसे उसका ऑफर अच्छा है, हमारी फैक्ट्री 2 शिफ्ट में काम करेगी तो हमारा ही प्रॉफिट बढ़ेगा। हम जरूरत के मुताबिक मजदूर बढ़ा सकते हैं। उनकी बात सुनकर लावण्या ने जवाब दिया, बाबा साहब आप सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट देख रहे हैं, इस डील से जो इनडायरेक्ट लॉस होंगे वो भी आप देखिए। स्वराज ने पहले तो ये डील बहुत कम प्रॉफिट में साइन की है, वो हमें मुनाफा क्या दे पाएगा, और रात की शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों की पगार वैसे भी ज्यादा होती है। रात दिन काम करने से हमारी मशीनों को भी तो नुकसान होगा, मशीनों को भी आराम की जरूरत होती है। इस डील में सिर्फ हमें मेहनत करनी होगी, हमें प्रॉफिट ना के बराबर होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम कल फैक्ट्री के वर्कर और मैनेजर के साथ बात करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लंदन में रागिनी के ऑपरेशन के बाद मयंक उसे अपने साथ अपने गेस्ट हाउस ले आया। रागिनी के मना करने पर मयंक बोला, अभी तुम्हें खास देखभाल की जरूरत है। यहाँ पर जो हाउस हेल्पर है वो इंडियन है, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकती है। कहकर मयंक ने उसका सामान रूम में रख दिया। उसे अपने हाथों के सहारे पलंग पर बिठाकर अपने हाथों से उसके पैरों को उठाकर
पलंग पर रखे तकिए के ऊपर रखकर पैरों को सहारा दिया। फिर उससे बोला, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहीं इसी पलंग पर मिलेगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी है। फिर उसने अपनी हाउस हेल्प को आवाज लगाकर बुलाया और उससे कहा, सुधा दीदी, ये रागिनी है, हमारी दोस्त। ये बहुत जल्दी सबको खुशखबरी देने वाली है। डॉक्टर ने इसे भी आराम करने को कहा है। अब आप हमारे साथ साथ इसका भी ध्यान रखें। तभी वहां शर्मा जी आ गए। रागिनी को देखकर मयंक से इशारे में पूछने लगे कि ये कौन है। मयंक शर्मा जी को रागिनी के कमरे से बाहर लाकर बैठक में बैठ गया और सुधा दीदी को उसने 2 कॉफी और रागिनी के लिए जूस बनाने का बोला। कॉफी पीते हुए मयंक शर्मा जी की ओर देख रहा था। शर्मा जी के चेहरे पर सवाल देखकर मयंक को हंसी आ गई। मयंक को हंसते हुए देखकर शर्मा जी को लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है। वो अपनी नजरें नीची करके कॉफी पीने लगे।